भाई इतनी सारी सिंगिंग कंट्री आपने इटली को क्यों किया? क्वेश्चन तो अजीब सा ही है, क्योंकि भाई अब आपका भी ना कभी किसी ना किसी कंट्री को तो सिलेक्ट करोगे ना। अगर इंटरव्यू के लिए आपको बुला लें तो भाई आप प्रिपेयर होके जाना, सारे क्वेश्चंस वगैरह सारी, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ भी इग्नोर नहीं करना, सारी चीज़ों को तैयारी से जाना। हेलो, वेलकम बैक। स्टार्ट है अनदर वीडियो फ्रॉम इटली से। भाई इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं इटली, और मैंने कहा आपके साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर किया जाए इटली के जो है वीज़े के हवाले से, कि भैया आपको इटली आना है तो इटली का वीज़ा किस तरीके से मिल सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और मेरा अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा, कितने दिन के अंदर जो है इटली का वीज़ा आ गया। अगर आपको जो इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाता है तो उसमें आपसे क्या क्या क्वेश्चन वगैरह पूछे जा सकते हैं और क्या क्या मुझसे पूछे गए थे, तो वो मैंने सोचा सारी चीज़ें आपके साथ जो है वो शेयर करूं, किस तरीके से जो है इंटरव्यू वगैरह होता है, उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, और सबसे अहम बात जो है उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जो है क्या क्या चीज़ें आपको अटैच करनी पड़ती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम आज डिटेल में शेयर करेंगे। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इटली में, तो थोड़ा आउटसाइड का व्यू भी नज़र आ रहा है और सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर भी करता हूँ। रोड क्रॉस कर लूँगा। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ओमान या दुबई वगैरह में जाते हैं, विद इन 2-3 मंथ होते नहीं है, वो जो है वो फिर नेक्स्ट वीज़े के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मतलब ऑफिशियल रूल तो ये है, आप विद इन आफ्टर 6 मंथ के बाद अप्लाई कर सकते हैं, मगर बात ये है कि आप 6 मंथ के बाद भी करते हैं या आपको बहुत ज़्यादा अच्छी प्रोफाइल है तो वो तो एक अलग टॉपिक है। मगर जैसे नॉर्मली हम अपने जैसे लोगों की बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, आप 6 महीने बाद या 1 साल के बाद नए वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उनको भी वीज़ा ऑफिसर ये भी चेक कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि भाई अभी इसको आए हुए जो है 1 साल ही हुआ है, विद इन 1 ईयर के अंदर जो है वो दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो इससे भी थोड़ा सा एक नेगेटिव जाता है आपका ना प्रोफाइल। तो बस ये कि भाई आप कम से कम 2 साल तो आप यहाँ पर लगा लें। 2 साल के बाद आप जब दोबारा किसी जगह का अप्लाई करते हैं तो उनको भी ये लगता है इनकी जॉब जो है सिक्योर है और ये वापस आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बस जो है 6 महीने या 8-9 महीने 1 साल के बाद जो है ये अभी आया, छुट्टियाँ मिली हैं तो अब दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो ऐसा ना हो कि ये वापस नहीं आए। तो इसकी वजह से भी थोड़ा इशू होता है। और फिर सारी बात है आपकी, अगर फैमिली वगैरह जो है वो आपके साथ रहती है, एक पॉजिटिव ये हो जाता है कि भाई आपकी फैमिली यहीं पर है, आप जा रहे हो, आप वापस आ जाओगे। सर फर्स्ट स्टेप में आता है कि भाई आपको वीज़ा फॉर्म जो है इटली का ऑनलाइन फिल किया जाता है, तो आप जो है उसको ऑनलाइन ही फिल कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी आ रहा होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो फॉर्म के हवाले से, तो वो जनरल फॉर्म होता है, इन्फॉर्मेशन होती है आपकी, और जो है कहाँ आपको रुकना है वो होता है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कितने दिन का वीज़ा जो है अप्लाई करना चाहिए। फर्स्ट टाइम सबसे बेस्ट ये है कि भाई आप जो है ना मैक्सिमम जो है वो 7 to 10 डेज से ज़्यादा का अप्लाई ना करें। अगर इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो फिर जो है ना थोड़ा डाउटफुल जाता है, तो आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं थोड़ी अभी एक साइड वाली गली में आ गया, मैंने कहा ईजिली यहाँ पर खड़े होकर बात की जा सकती है। वहाँ पर मेन रोड पर रश ज़्यादा था, ट्रैफिक भी था। आज का वेदर तो थ्रू आउट द डे बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, ये तो फॉर्म के हवाले से हो गया, अब डॉक्यूमेंट के हवाले से हम बात करते हैं। डॉक्यूमेंट के हवाले से हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पासपोर्ट चाहिए, फ़ोटोग्राफ्स चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो वहाँ से एक NOC लेटर चाहिए कि भाई आपकी जो है कंपनी में ये डेजिग्नेशन है और आपकी सैलरी इतनी मंथली इतनी है, और आपकी उसी के अंदर मेंशन कर ले। एक ही सर्टिफिकेट में भी मेंशन करने कोई इशू नहीं है, सेपरेट नहीं बनाए कि इसके अंदर जो है इतने दिन की इसको लीव जो है ग्रांट है, मतलब छुट्टी पे जा रहे हैं। तो ये चाहे तो आप एक डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। अगर आपके वहाँ कंपनी बड़ी है, बहुत बड़ा सेटअप है, तो लीव सर्टिफिकेट अलग ले लें, सैलरी सर्टिफिकेट सेपरेट ले लें, तो इस तरीके से आप सेपरेट भी ले सकते हैं। मगर अगर एक में भी लेंगे तो काम चल जाएगा, कोई इतना इशू नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई ट्रैवलिंग प्लान कैसा होना चाहिए। तो आपको जो है डे टू डे जो है उसके अंदर ट्रैवल का पूरा प्लान बताना चाहिए कि आप इतने दिन में जहाँ जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, किस होटल में रुकेंगे। तो उसके साथ आपको होटल की बुकिंग वगैरह भी चाहिए होती है। अच्छा, होटल की बुकिंग booking.com के थ्रू या अगोडा या बहुत सारी वेबसाइट है ऑनलाइन, उसके थ्रू आप ले सकते हैं। चेंज करते हैं प्लान तो उसको कैंसिल भी करवा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि बैंक स्टेटमेंट की। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट का तो हमेशा जो है भाई रोला रहता है, मतलब परेशानी रहती है बैंक स्टेटमेंट के हवाले से कि भाई बैंक स्टेटमेंट क्या होनी चाहिए। एक सिंपल फार्मूला है बैंक स्टेटमेंट का, अगर आपको समझ में आ जाए। एक तो सबसे पहले बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ये नहीं कि आज जो है 1 लाख आ रहे हैं, कल जो है 500 आ रहे हैं, मतलब इस तरीके से फ्रिक्वेंटली पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं। वो अगर आपका बिजनेस अकाउंट है तो एक्सेप्टेबल है।
और अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो उसके अंदर एक सर्टन अमाउंट जो भी आपकी सैलरी हो उसके अंदर वो अमाउंट आपके पास होना चाहिए, और वो हर मंथ जो है वो मंथली बेसिस के ऊपर उसके अंदर आना चाहिए। सैलरी के अंदर आपकी जो है कभी सैलरी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर अगर आपके पास जो अमाउंट बार बार आ रहा है, मिसाल के तौर पे कभी जो है 50,000 आ रहा है, कभी लाख आ रहा है, तो फिर उसको आपको जस्टिफाई भी करना होता है भाई कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आ रहा है, सोर्स ऑफ इनकम आपकी क्या है जो आपके पास इतना पैसा आ रहा है। तो सबसे बेस्ट ये है कि जो भी आपकी सैलरी है वो सैलरी प्रॉपर आपकी बैंक अकाउंट में आनी चाहिए, बैंक अकाउंट में आ रही हो मतलब, तो मंथली बेसिस के ऊपर। तो सबसे बेस्ट तो वो है। कितनी होनी चाहिए ये डिपेंड करता है कि भाई आपका बजट कितना है। मिसाल के तौर पे आपका टोटल बजट टूर के ऊपर आ रहा है 1000 यूरो, तो आपके पास जो है तकरीबन 4-5 हज़ार यूरो हो तो बेस्ट है। कम भी हो शायद चल जाए, मगर बेस्ट का बता रहा हूँ मैं, बेस्ट तो यही है कि आपके पास जो है 4 to 5 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए आपके जितना भी आपका बजट का टूर है। उसमें होता ही है कि यार पता उनको भी ये रहता है कि यार ऐसा नहीं कि ये जो है वो जा रहा है फिर आने के बाद जो है इसके पास पैसे ही नहीं बचेंगे, तो ये भी थोड़ा सा एक नेगेटिव जाता है अगर आपके पास पैसे कम है। तो भाई सैलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही है कि सैलरी आपकी जितनी भी हो वो आपके पास बैंक में प्रॉपर आनी चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप जो है वो सैलरी पर्सन नहीं है, आपके जो अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस के अंदर तो फिर जाहिर सी बात है आपका बिज़नेस का आपको बिज़नेस डॉक्यूमेंट भी डालने पड़ेंगे, और आपका जो है वो NTN नंबर वगैरह, टैक्स नंबर वगैरह है, फिर जो आप टैक्स रिटर्न जमा कराते हैं वो भी होना चाहिए। सैलरी वालों के लिए भी बेस्ट ये है कि आपके पास जो है सैलरी टैक्स जो आप जमा करते हैं वो भी होना चाहिए, क्योंकि उससे प्लस पॉइंट होता है कि भाई ये इस कंपनी में इतने टाइम से टैक्स दे रहा है, मतलब इस कंट्री में रहता है इतने टाइम से टैक्स दे रहा है, तो ये आपका एक प्लस पॉइंट होता है। तो खैर ये तो जनरल डॉक्यूमेंट्स के हवाले से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो आप डिपेंड करती हैं 1 by 1 पर्सन के ऊपर के कौन सा पर्सन है और किस तरीके से उसके डॉक्यूमेंट है, क्या उसकी प्रोफाइल है। कैसे आप आउटसाइड कंट्री से कर रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ज़्यादातर लोग जिस तरीके से, मैं ओमान में रहता हूँ, ओमान के हवाले से, तो या आप दुबई या GCC किसी भी कंट्री में रहते हैं उधर उसके हवाले से उसमें ये है कि भाई आपके पास जो है वहाँ का रेजिडेंस कार्ड होना चाहिए। अच्छा, रेजिडेंस कार्ड जो है वहाँ का एटलीस्ट जो है 3 महीने उसके एक्सपायरी में होने, जब आप वीज़ा अप्लाई करें और आपका जो भी प्लान है, फॉर एग्जांपल आपका प्लान ये है कि मई के अंदर आप जो है वो अपना टूर पूरा कंप्लीट करके वापस आएंगे, मगर मई आपका टूर ख़त्म हो रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपका बताका जो है रेजिडेंस कार्ड जो है वो जून, जुलाई, अगस्त तक एटलीस्ट होना चाहिए। उससे कम है तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्शन के चांस ये भी एक होते हैं। और फिर जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कवरिंग लेटर बनता है। कवरिंग लेटर में क्या है, आप एक समराइज़ कर रहे होते हैं अपने पूरे केस को, जाहिर पता है 1 to 1 वो चीज़ों को तो देख रहा होता है डॉक्यूमेंट्स को, मगर जो है पहले सबसे पहले कवरिंग लेटर पड़ता है कि उसमें लिखता है, उसमें आप मेंशन करते हो कि भाई मेरा ये नाम है, मैं इस कंट्री में इतने साल से रह रहा हूँ, इतने टाइम के लिए मुझे जाना है और ये मेरा पूरा प्लान है। जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हो उतने दिन का आपके पास ट्रैवल प्लान, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए कि आप जो है वो ये नेसेसरी है, ट्रैवल इंश्योरेंस भी नेसेसरी है, ये भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आपको जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। तो खैर अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपको जो है वो डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराने हैं, वो बायोमेट्रिक्स वगैरह होती है, उसकी फ़ीस जो है 80 यूरो जो है उसकी फ़ीस है, वीज़ा फ़ीस। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई डॉक्यूमेंट के हवाले से, आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, अपॉइंटमेंट आपने जमा करा दी, बायोमेट्रिक्स हो गया, अब आप वेट कर रहे हो। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि आप जब वेट कर रहे होते कि भाई बास टाइम जो है बगैर इंटरव्यू के आपका वीज़ा आ जाता है और बास टाइम जो है आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं। मेरे 2 केस हैं, दोनों केसों को मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँगा। फर्स्ट टाइम जब मैंने इटली का वीज़ा अप्लाई करा था तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया था, और इंटरव्यू के लिए बुलाया तो उसमें उन्होंने बहुत ठीक ठाक फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था। मैंने काफ़ी वीडियोस वगैरह देखी होगी, इटली वाले स्पेशली जो है मुझे ऐसा लगता है फर्स्ट टाइम अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो उन्होंने मुझे बुलाया और बुलाने के बाद जाहिर बात है मुझसे पहले एक बंदा इंटरव्यू दे रहा था, उससे कुछ सवालात पूछे थे, क्वेश्चंस पूछे थे, मैं वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि मैं ओमान के हवाले से बता रहा हूँ, मस्कत के हवाले से, कि जब इंटरव्यू के लिए मैं गया था उन्होंने पूछा कि भाई आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो। उसने बोला कि भाई मैं यहाँ काम कर करके थक गया हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो वहाँ पर जाकर ग्रीनरी देखूंगा और ये देखूंगा, इस टाइप का आंसर दिया। फिर उसने एक क्वेश्चन से पूछा कि भाई आपके अपने होटल का नाम क्या है, जिस होटल में आप रुकोगे। मुझे लगता है उसने प्रोफाइल किसी और से बनवाई होगी या एजेंट के थ्रू, उसको अपने होटल का नाम भी नहीं पता था। उससे 2-3 क्वेश्चंस और पूछे, फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है हम आपका डिसीजन जो है वो इन्फॉर्म कर देंगे। अब मुझे नहीं पता उसका डिसीजन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मगर मुझे लगता नहीं है कि जिसको अपने होटल का नाम नहीं पता और पर्पस ऑफ विजिट नहीं पता, सिर्फ जो है वो काम कर करके थक गया और सिर्फ जो ग्रीनरी और आउटिंग के लिए जा रहा है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शन है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। तो खैर एनीवे ये मुझसे पहले जो इंटरव्यू दे रहा था उसके साथ था। मेरे साथ क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। जब मेरी बारी आई, मतलब 2 काउंटर थे,
उसने मुझसे पूछा फर्स्ट काउंटर के ऊपर कि भाई आप क्यों जा रहे हैं, तो मैंने उसको बताया कि मैं टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, कहाँ देखेंगे आपको। ज़ाहिर बात है मैं ट्रैवलिंग प्लान बनाया था, तो मुझे जगहों के नाम जो मुझे याद थे वो मैंने सारे जगह के नाम बता दिए। फिर उसके बाद उसने बोला इससे पहले आप कभी किसी शेंगेन का अप्लाई करा है? मैंने कहा नहीं किया। इतनी सारी शेंगेन कटी आपने इटली को क्यों किया? खैर क्वेश्चन तो ज़्यादा अजीब सा ही है, क्योंकि भाई अब आप कभी ना कभी किसी ना किसी कंट्री को तो सिलेक्ट करोगे ना, मगर फिर भी आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए आपने क्यों किया इटली को। खैर मैंने थोड़ा सा रिसर्च ये की थी कि भाई एक वेबसाइट है skyscanner.com, तो वहाँ पर मैंने चेक किया था इटली का टिकट जो है मुझे सबसे चीप आ रहा था। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं जो है यूजुअली जब भी फ्लाई वगैरह करता हूँ तो मैं इस वेबसाइट से कंपेयर कर लेता हूँ कहाँ पर जो है मेरे ट्रैवलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ पर मुझे इकॉनमी रेट पड़ेंगे। तो उसके अंदर जो है इटली का मुझे सबसे अच्छा लगा। और फिर साथ ही साथ इटली जो है मैंने बताया हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर जो है वो बहुत सारी इटली जो है फिर साथ ही साथ मैंने उनको बताया कि भाई इटली जो एक हिस्टोरिकल प्लेस है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन मौजूद है। फिर चीज़ों के 2-4 के नाम बताए, ये मेरे प्लान था करने का। तो फिर उन्होंने पूछा भाई इससे पहले आपने और कितनी कंट्रियों में जो है विज़िट करा है? तो 2-4 जो मेरी कंट्री के विज़िट थे वो मैंने उनको दिखा दिया। हुआ ये एक अच्छा काम, मैं वैसे बता रहा हूँ, इंटरव्यू के लिए गया था तो मेरे पास ओल्ड पासपोर्ट भी थे। मैं वो सारे ओल्ड पासपोर्ट ऐसे ही अपने साथ रख के ले गया था। हालाँकि उसमें मैंने कवरिंग लेटर में मेंशन कर दिया था कि मैं इस कंट्री के अंदर गया हूँ, मगर उन्होंने जब चेक करा तो उन्होंने कहा अच्छा दिखाएं वीज़े। तो मेरे पास ओल्ड पासपोर्ट थे, मैंने उनको सारे वो ओल्ड पासपोर्ट भी दिए। ये चीज़ें नेसेसरी नहीं है, मगर मैं एक्स्ट्रा में लेके गया था, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। मुझे उसने लेडी की तरफ से लगता था ओके कर दिया। फिर उसने जो है एक दूसरी सेकंड काउंटर के ऊपर भेज दिया। वहाँ पर एक एजेंट तो नहीं होगा, वो एक्चुअली जो है इमिग्रेशन ऑफिसर होगा। ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चंस पूछे। फिर उसने 2-3 सवाल पूछे कि भाई आप जो है रोम जाओगे तो रोम में क्या क्या देखोगे। रोम के मैंने 2-4 जगह के उसको नाम बताया, तो उसने बोला यहाँ पर जाके क्या करोगे, अब तो वहाँ पर वो हिस्ट्री रह गई है, वहाँ पर वो तो चीज़ें है ही नहीं, है ना भाई। वो हिस्ट्री जाहिर बात है मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। फिर उसी तरीके से उसने मुझसे होटल का नाम पूछा, होटल का मैंने नाम बताया। फिर उसने मुझसे वही सेम क्वेश्चन पूछे कि आप इटली क्यों जा रहे हैं। फिर मैंने उसको वही एक्सप्लेन करके भाई मैं इटली इस वजह से जा रहा हूँ कि मुझे इकॉनमी पड़ रहा है और ये मैंने रेट वगैरह चेक करे थे, इसके अंदर मुझे मेरे इतना बजट पड़ रहा है। उसने ओके कहा, उसने कहा ठीक है हम आपको जो है इन्फॉर्म कर देंगे। 3 to 4 डेज़ के बाद इंटरव्यू होता है, उसके अराउंड जो है वो विदिन 15 डेज़ के अंदर जो है मुझे थोड़ा आगे चलता हूँ, कोई बंदा आ रहा है वो अजीब सा ही लग रहा है मुझको। विदिन 15 डेज़ के अंदर जो है मेरा रिस्पांस आ गया था और जो है वो अप्रूव हो गया था। फर्स्ट टाइम जो उन्होंने वीज़ा लगाया था वो सिर्फ मैंने 10 डेज़ का अप्लाई करा था, तो 11 डेज़ का उन्होंने मुझे वीज़ा दिया था। तो इस तरीके से मेरा फर्स्ट टाइम का वीज़ा लग गया था। सेकंड टाइम के वीज़े की जब मैं बात करूँ, इस बार मैंने सेकंड टाइम वीज़ा अप्लाई करा इटली का, तो मैं डर रहा था कि यार फर्स्ट टाइम के अंदर जो है मैंने दूसरे सिटी मेंशन करे थे, अब सेकंड टाइम जब मैंने वीज़ा अप्लाई करा तो इसके अंदर मैंने दूसरे सिटी वगैरह मेंशन करे। डॉक्यूमेंट वगैरह तो मैंने ऑलमोस्ट सेम ही सबमिट करे थे जो फर्स्ट टाइम किए थे। अब ये टेंशन होती थी कि यार इस दफ़ा इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तो क्या पूछेंगे। तो खैर मैंने इस दफ़ा इंटरव्यू के लिए उन्होंने बुलाया नहीं। विदिन 10 डेज़ के अंदर मेरा वीज़ा 6 मंथ का मल्टीपल वीज़ा लग के आ गया था। तो भाई ये अच्छा चांस है। मैं सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि इस दफ़ा वो वीज़े के लिए जो है वो पूछेंगे भाई आप लास्ट टाइम भी गए थे, इस दफ़ा फिर दोबारा आप जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो। तो खैर इस दफ़ा मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ, विदाउट इंटरव्यू जो है वो 6 मंथ का मल्टीपल वीज़ा लग के आया। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ वीज़े के हवाले से, कि क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्वेश्चंस वगैरह के हवाले से कि आपसे क्या सवालात करते हैं। जो आपको वीज़ा मिले आप प्रॉपर उसको यूज़ करें, फिर नेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे तो आई होप सो विदाउट इंटरव्यू आपको जो है ना 6 मंथ का मिल जाएगा।